हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश सैकड़ों सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और किस तरह से हमें किन मुश्किलों से आज़ादी मिली है, यही जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता, अखंडता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता हो, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी तब होता है जब हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। भारत सैकड़ों वर्षों से अन्य अन्य साम्राज्यों का गुलाम रहा। इसी कड़ी में ब्रिटिश शासन भी भारत पर हावी रहा। इसी ब्रिटिश शासन से निजात पाने के लिए भारत में मुख्यतः 16 ऐसे आंदोलन हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जिनका नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों तथा समाज सेवकों द्वारा किया गया। तो इसमें हम पहले देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे और फिर जो है हम इस आंदोलन को डिटेल में समझेंगे। तो राष्ट्रवाद मतलब कि पूरे देश में जो है ये भावना होना कि हमारा देश है और हमें उसके लिए कुछ करना है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना है, अपने देश की भावना। तो देखिए, राष्ट्रवाद के उदय का कारण ये था कि 1857 ईस्वी का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। यानी इसके पहले जो है राष्ट्रीयता जैसी भावना आमतौर पर लोगों में नहीं थी और इसके उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। तो राष्ट्रीयता की भावना न होने का कारण ये था कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग राजाओं के अधीन था और जिन्हें बाद में हराकर, जैसे कोई मराठा था तो कोई हैदराबाद के निजाम के क्षेत्र में रहता था, कहीं अवध के नवाब का क्षेत्र था तो कहीं पर दिल्ली के राजा थे। तो इस तरह से बटा हुआ था पूरा भारत। लेकिन 1857 आने तक क्या हो गया था कि पहले अंग्रेज़ों ने इन सब लोगों को हरा के पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई। तो ये राष्ट्रवाद की भावना इससे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब देखते हैं इसमें क्या जो है इसके उत्तरदायी क्या कारण थे 1857 के विद्रोह के। तो इसमें पहला है कि पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। जी हाँ, पाश्चात्य शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होने की। ये एक बहुत बड़ी वजह है पश्चिमी शिक्षा। तो आइए देखें कैसे। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगे। उनका उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फर्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था। यानी अंग्रेज़ों का भारतीयों को शिक्षा देने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश प्रशासन के लिए और जो कंपनियां हैं वेस्टर्न जो यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके लिए उन्हें क्लर्क की ज़रूरत थी, पढ़े लिखे, जो कि जो है वहाँ पर अपने काम कर सकें क्लरिकल लेवल के। यही वजह थी और इसीलिए जो है पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को दी गई अंग्रेज़ों के ही द्वारा, सरकार के ही द्वारा। परंतु यह अंग्रेज़ों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि भारतीयों को बर्क, मिल्ग, ग्लैडस्टोन, ब्राइट और लॉर्ड मैकाले जैसे प्रमुख विचारकों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिल्टन, शैली, बायरन जैसे महान कवियों जो स्वयं ही ब्रिटेन की बर्बर नीतियों से जूझ रहे थे की कविताओं को पढ़ने एवं वॉल्टेयर, रूसो, मैजनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला। इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगीं। 1833 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पश्चिमी देशों के साथ संबंध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई। साथ ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। अब राष्ट्रवाद का उदय आइए देखते हैं। तो समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद में उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में एवं मिरात उल अखबार फारसी भाषा में ऐसे पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 ईस्वी में
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू, पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। तो राष्ट्रीय साहित्य का भी इसमें बड़ा रोल था। आइए देखें, राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक खड़ी हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में लिखे अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनाएं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थीं। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू के साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन की रचनाओं, बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलुकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचनाओं में देश में प्रेम की भावना मिलती है। तो इस तरह से पूरे देश में ही राष्ट्रीय साहित्य ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में योगदान दिया था। देश का आर्थिक शोषण, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। अंग्रेजों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों के शोषण का खाका खींचा। देखिए, दादा भाई नौरोजी को इंडियन पॉलिटिक्स का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने जो है एक रिसर्च जैसा किया और उसमें जो है इन्होंने अपना पूरा बताया, समझाया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और अंग्रेजी सरकार का वहाँ पर शासन चलने लगा था, तो वो किस तरह से सारा भारत का धन लेकर उसका निष्कासन हो रहा है और वो जा कहाँ रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो इसको उन्होंने जो है अपने लेखों के द्वारा दर्शाया था। और अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफरत एवं स्वदेशी माल एवं राज्य के प्रति प्रेम को जगाया। भारत के आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में देखने को मिलती है। अब जो है ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम के योगदान के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए.ओ. ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना से पूर्व इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत 1 मार्च 1883 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सबसे मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने की अपील की। इस अपील का शिक्षित भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वे एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे। इस दिशा में निश्चित रूप से पहला कदम सितंबर 1884 ईस्वी में उठाया गया, जब अडयार यानी कि मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ह्यूम सहित दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शामिल हुए। इसी के बाद 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन नामक देशव्यापी संगठन स्थापित हुआ। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय लोगों द्वारा देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इस क्षेत्र में। तो आइए देखें कि इसके बाद क्या हुआ कि इसी समय ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह ली और ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के ही दिमाग की उपज थी। डफरिन भी चाहता था कि भारतीय राजनीतिज्ञ वर्ष में एक बार एकत्र हों, जहां पर वे प्रशासन के कार्यों के दोष एवं उनके निवारणार्थ सुझावों द्वारा सरकार के प्रति अपनी वास्तविक भावना प्रकट करें, ताकि प्रशासन भविष्य में घटने वाली किसी घटना के प्रति सतर्क रहे। अच्छा देखिए, जो अंग्रेज थे ये इस समय विश्व विजेता थे। अंग्रेज तो आज भी बहुत बुद्धिमान हैं और हमेशा से बहुत ही बुद्धिमान रहे थे। तो ये इन लोगों की समझदारी थी कि ये खुद ही इन लोगों ने जो है कांग्रेस की स्थापना करी और इसके पीछे उद्देश्य इनका ये था कि दोबारा 1857 की तरह उन्हें कोई सरप्राइज ना मिले कि अचानक से कोई विद्रोह हो जाए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान अंग्रेज़ों को भी उठाना पड़ा था। भले ही वो विद्रोह को दबाने में सफल हुए, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा दोबारा कभी हो।
तो इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का जो है निर्माण या स्थापना अंग्रेजों ने इसीलिए करवाई थी, जिससे कि ये जो प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल होता है उसकी तरह कांग्रेस को ये मानते थे कि अगर कोई हमारी सरकार के खिलाफ या कोई विद्रोह जैसी बात आएगी भी, तो कांग्रेस के माध्यम से चीज़ें उन्हें पहले से पता चल जाएंगी कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है, लोकल नेता अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, तो अंग्रेज़ पहले से आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहेंगे और कोई भी विद्रोह नहीं होने पाएगा अगर कांग्रेस रहेगी तो। और आप देखेंगे कि आखिरकार भारत आज़ाद हो गया, लेकिन दोबारा कोई सशस्त्र विद्रोह 1857 जैसा फिर कभी नहीं हुआ। तो अंग्रेज निश्चित रूप से अपनी योजना में सफल थे कांग्रेस की स्थापना करा के। तो ह्यूम डफरिन की योजना से सहमत हो गए, यानी एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, उन्हें ये डफरिन की बात जो है पसंद आई कि कांग्रेस की स्थापना की जाए। और इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम इंग्लैंड गए, यानी कि ये वेल कनेक्टेड पर्सन थे निश्चित रूप से, क्योंकि इंग्लैंड जाकर उन्होंने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, जॉन वाइट एवं स्लेग जैसे राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया। यानी इंग्लैंड का पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व था। और भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक भारत संसदीय समिति की स्थापना की। भारत आने पर ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक बम्बई में 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को की, जहां पर व्यापक विचार विमर्श के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यहीं पर इस संस्था ने जन्म लिया। पहले इसका सम्मेलन पूना में होना था, परंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण स्थान परिवर्तित कर बम्बई में सम्मेलन का आयोजन किया गया। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बम्बई से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कहाँ पर होना था। तो इसका सही जवाब है कि ये पूना में होना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, जो कुछ उतार चढ़ावों के साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से जारी रहा। वर्ष 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें जो पहला चरण है वो है 1885 से 1905 तक, यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहाँ तक का चरण जो है ये प्रथम चरण है, इसको उदारवादी माना जाता है। तो और जो द्वितीय चरण है वो 1905 से 1919 ईस्वी तक है, और तृतीय चरण जो है वो 1919 से 1947 ईस्वी तक है। ये जो तृतीय चरण है इसमें गांधी जी काफ़ी जो है ज़्यादा सक्रिय थे भारतीय राजनीति में। तो चलिए इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण की, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक का समय माना जाता है। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दीनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो ये सारे लोग थे और भी कई नेता थे। और कांग्रेस की स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में उसकी नीति अत्यंत ही उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की कामना करते थे इस समय के नेता। और उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो इन लोग करते क्या थे कि इन लोग जो है एक ग्रुप सा बनाते थे और जाते थे
अंग्रेज अधिकारियों के पास और उनसे प्रार्थना पत्र वगैरह देकर जो है तरीके तरीके की मांग करते रहते थे। यही इनका सिस्टम था। और ऐसे भले देखने में लगे कि ये बड़ा बेकार है, इन लोग कैसे डरपोक थे कि कुछ करते नहीं थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा जो है बहुत ही नम्रता विनम्रता से पेश आते थे। तो लेकिन ये गलत था नहीं, क्योंकि अगर ये उस समय ज़्यादा कुछ करते तो सरकार आसानी से कांग्रेस को बैन कर देती। और क्योंकि जनता का समर्थन इन लोग के साथ कुछ था नहीं, जनता इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी, तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लग जाता और कुछ होता भी नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो परिस्थितियों को देखकर इनका तरीका सही ही था। द्वितीय काल है 1905 से लेके 1900 ईस्वी तक का समय, 1919 ईस्वी तक का समय। तो आंदोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। दोनों ही एकमात्र उद्देश्य इन दोनों ही आंदोलनों का था कि ब्रिटिश राज से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ये दोनों ही, चाहे वो क्रांतिकारी हों या फिर वो उग्रवादी हों, दोनों जो है इसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ उग्रवादी विचारधारा के लोग बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे थे, यानी वो अंग्रेज़ों की या विदेशी चीज़ों की, विदेशी कपड़ों की, इन सब चीज़ों का वो बहिष्कार करते थे। तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों और बंदूकों के उपयोग से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जहां एक ओर उग्रवादी शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों में विश्वास करते थे, वहीं क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास करते थे। कांग्रेस के 4 प्रमुख नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने भारत में उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके अलावा उन्होंने कहा स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है, यानी इसके बिना जो है स्वधर्म नहीं हो सकता। स्वराज के बिना न कोई सामाजिक सुधार हो सकता है, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन में परिपूर्णता। यदि हम चाहते हैं और इसी यानी कि यही हम चाहते हैं, हमें स्वराज ही चाहिए और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में पैदा किया है, यानी मेरे पैदा होने का, मेरे जन्म लेने का उद्देश्य ही भारत को स्वराज दिलाना है। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। तो अब आप देख रहे हैं कि इनकी भाषा जो है कांग्रेस के नेताओं की ये बदल गई है, ये थोड़ा जो है उग्र रूप ले रहे हैं, इसीलिए इनको उग्रवादी कहा जाता था। इसके पहले इन लोग खाली अपना प्रतिनिधिमंडल ले जाके तरह तरह की याचनाएं करते थे, लेकिन अब निश्चित रूप से इनकी भाषा में बदलाव आया है। इसके बाद आता है तृतीय एवं अंतिम चरण, जो कि 1919 से 1947 ईस्वी तक का समय है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में ये जो है 1919 से 1947 तक रहा है और यह आंदोलन देश की आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष का अंतिम चरण माना जाता है। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इस चरण में राष्ट्रपिता और महात्मा आदि की उपाधियों से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड से बैरिस्टरी की पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी भारत आए थे। यहाँ से 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए और वहाँ पर अपने 20 वर्ष के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोखले के प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने अपने को
भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ लिया। गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, जो कि 1914 से 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध, और गांधी जी ने सरकार का पूर्ण सहयोग इसमें किया, क्योंकि वह यह मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को सहयोग के प्रतिफल के रूप में स्वराज दे देगी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। J.H. होम्स ने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वे अल्फ्रेड, वॉशिंगटन तथा लेफ्टे की तरह एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने विल्बरफोर्स, गैरिसन और लिंकन की भांति भारत को दासता से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे सेंट फ्रांसिस एवं टॉल्स्टॉय की अहिंसा के उपदेशक और बुद्ध, ईसा तथा जरथुस्त्र की तरह आध्यात्मिक नेता थे। तो दोस्तों, ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और अगले वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होने वाले सभी आंदोलन और उनके समय और उनके प्रमुख नेताओं के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपके शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर भी सारे सही हो जाएं, कोई भी आपसे गलती ना हो एग्जाम में और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।